नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। आज हम लोग जीआईसी मेन 2022 केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। मींस सॉल्व करने का मतलब मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे ये सब डिटेल में आप तक पहुंचाऊंगा और आप पूरी वीडियो को देखिएगा आज, तो आपको जरूर ये महसूस हो जाएगा कि आखिरकार पेपर का पैटर्न जीआईसी मेन का होना क्या चाहिए। जीआईसी मेन एग्जामिनेशन में जो पेपर आने वाला है वो 300 मार्क्स का होगा और 300 मार्क्स में मार्क्स का डिवीजन क्या है, मार्क्स की कैटेगरी के किस सेक्शंस को डिवाइड किया गया है, ये पूरी बातें आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप पूरे चैनल पर बने रहिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको एक एक बात क्लियर होगी और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप तक पहुंच जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो शुरू करते हैं अपना पेपर। हम लोगों ने टाइम जो रखा है वो 3 घंटे का है। पेपर का टाइम 3 घंटे का होना ही होना है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्क्स जो है वो 300 है, यानी कि 300 नंबर का पेपर आपको 3 घंटे में करना पड़ेगा। इंटरनल चॉइस पॉसिबल है कि इंटरनल चॉइस इसके अंदर रही होगी। सेक्शन ए में 125 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्वेश्चन कितने नंबर का, एक क्वेश्चन जो आएगा वो आप देखें 25 नंबर का होगा। 10 का ये दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 मार्क्स ये है, आप नोटिस करिएगा। ये 10 मार्क्स आपके दे रखे हैं, ये नाउ इट इज अगेन 10 मार्क्स ये दे रखे हैं और 5 मार्क्स ये दे रखे हैं, यानी 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन जाएगा और 25 मार्क्स के सिंगल क्वेश्चन में डिवीजन फर्दर किया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है ए बी, इस तरीके से सी, 3 पार्ट डिवाइड कर दिए, 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन मैंने डाला है इसके अंदर, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 एंड O2, यानी N2 और O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। प्रिडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है और इनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है। ये सब चीजें आपको ये पहले क्वेश्चन में सॉल्व करनी है, यानी 10 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इन सब बात को डिटेल में कह देंगे, तो आपको 10 मार्क्स ये मिलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बता करके चले आए। स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की एसेंशियल कंडीशंस क्या है ये आपको बताना पड़ेंगे इस पहले वाले पार्ट में, और इसी में बताना है शो डायग्रामेटिकली द पॉसिबल ज्योमेट्रीज फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द sp-d, यानी कि sp और d ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री बन रही है हाइब्रिडाइजेशन के, यानी कि जब हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में sp-d का मतलब हुआ sp3 sp, पूरा डिटेल आपको बताना है sp के बाद, sp से लेकर के, यानी कि हम लोग sp से लेकर के चलेंगे और पहुंचा देंगे यहाँ पर sp3d3 तक पहुंचाएंगे। उसके बाद एक अलग से और दे दीजिएगा dsp2, है ना, यानी कि अगर आप देखें हाइब्रिडाइजेशन तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिड्यूस द रिलेशनशिप फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का जो रिलेशनशिप है Pb = nRT, इसको डिड्यूस करना है, इसको बताना है आपको, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये पूरा हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया कि पहला क्वेश्चन आखिरकार कितने हिसाब से बनाया गया। अब इसमें क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे क्वेश्चन, अगर आप पूरा पेपर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे आज हमारे साथ, यानी क्वेश्चंस की रीडिंग करेंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आखिरकार पार्ट है क्या। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव द ब्रैग्स इक्वेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है और इसके आने की संभावनाएं भी बहुत है, यानी कि अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिल भी सकता है कि ड्राइव द ब्रैग्स इक्वेशन शो दैट n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, यानी कि यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसे मैं कट किए दे रहा हूँ और कट करने के बाद यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ क्या प्रूव करना है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ये आपको प्रूव करना है इस इक्वेशन के थ्रू। और आपको ये भी बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सरेज फ्रॉम द फेसेस ऑफ द क्रिस्टल, यानी डायग्राम भी आपको रिप्रेजेंट करना है कि आखिरकार डायग्राम क्या होगा, वो बात भी आपको बतानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे आप, पूरी तरीके से क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। ये पेज नंबर 1 हो गया, यानी कि 2 क्वेश्चन में भी हम लोग चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है ये बता रहा है कि राइट द नस्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन द वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि आपको नस्ट इक्वेशन
लिखनी है, यहाँ डराइव नहीं करनी। नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी आपको, और लिखने के बाद में आपको इसके अंदर जो टर्म यूज होते हैं, जैसे कि एन क्या है, यहाँ पर एफ क्या है, जैसे कि आपने नेक्स्ट इक्वेशन लिख दी, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, आप जान रहे होते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिख दीजिएगा। बेटर ये कि आप दोनों बातें लिख दें, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू, ये कहाँ से आया था रिलेशन, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये पूरा फार्मूला लिख के आप इन दोनों बातों को आर बता दें, टी बता दें, तो ज़्यादा बेटर इफेक्ट पड़ेगा आपके इस नंबर में, यानी कि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो पूरी बात को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए मेरे हिसाब से। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द CFS, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द D5 D6 D7। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में आपको स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड जो है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में भी बताना है। तो ये 5 नंबर में दिया गया, टोटल 25 मार्क्स दे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन, और इससे पहले जो ब्रेक्स इक्वेशन था उस क्वेश्चन पे भी आपको फोकस करते रहना है, तो वो क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि टेम्परेचर का इफेक्ट वेपर प्रेशर है ना, टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूरी बात अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगेन ये देखिए, ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि ड्राइव द क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन अक्सर आ जाती है, और इसमें एक टर्म और बढ़ा दिया गया कि बिटवीन द, इसको आपको इक्विलिब्रियम सेटल करनी है कि लिक्विड वेपर फेज की बीच में, गिव द इंटीग्रेटेड फॉर्म, इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म भी आपको देनी है इस इक्वेशन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा, सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ कंपाउंड आपको दे रखे हैं, उन कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो इनके IUPAC नेम अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, कि आप अगर इनका IUPAC नेम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं तो ठीक रहेगा। और इसमें आप IUPAC नेम नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से IUPAC नेम हैं। एक तो ये जो CO है, ये कोबाल्ट है, COCl H2O, अमोनिया 4 NCl2 एंड सो ऑन। तो ये PtClNH2 CH3NH2 पढ़िएगा इसे, है ना, CH3NH2 पढ़ लेंगे तो ये आपका मिथाइलएमीन हो गया, और ये अमोनिया हो गया, और यहाँ पर Cl लगा है, CrEn का होल 3 Cl3 है, ये FeCN का होल 6। इस तरीके से ये पूरा आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमको क्या, इनके नाम कैसे लिखने हैं। तो IUPAC नेम अगर आपको जानना है, समझना है, तो IUPAC नेम पर ही अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर YouTube पर वीडियो मिल जाएगी कि IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन, IUPAC नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फॉर द, इसके पार्ट ये 1 2 3 3 पार्ट दिए गए हैं इसके। फॉर द रिएक्शन 2NO + O2 एरो 2NO2 रेट दिया हुआ है ये। एक्सप्लेन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि आपको रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको बताना है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रिएक्शन का रेट क्यों घट रहा है, इस बात का आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उससे बेटर क्वेश्चन, ये सब अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके डाले हुए हैं। आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इनका आंसर लिख करके मुझसे चेक भी करवा सकते हैं। नीचे नंबर शो हो रहा है, और इस नंबर पर जाकर के आप आराम से, इस नंबर पर जाकर के आप अपना दिखा सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन गलत है या सही। कि हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाउ मच विल द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस टू 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए कि हाउ मच विल द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम।
व्हाट आर द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो पार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जो पार्ट जुड़ गया है कि व्हाट आर द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, गिव द स्ट्रक्चर, ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है ना, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ IF7, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये पार्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। किस तरीके से मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आपको दिखता रहे ये पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल्स की बतानी है आपको, यानी कि लैंथेनॉइड्स जो आयंस है बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू लैंथेनॉइड आयंस हैं जो मेटल आयन है उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। And now come to the next question. Explain what are the meant by the extensive and intensive properties of the system. Which of the following properties are extensive and which are the intensive properties? Now आपको ये देखना है कि इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, इनको आप पर्टिकुलर टाइप से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी आपको एक्सप्लेन करनी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी, दोनों का एक कॉलम बना लेंगे आप और दोनों के कॉलम में सेपरेशन दे दीजिएगा। सेपरेशन मींस दोनों को डिवाइड करके आप एक्सप्लेन करेंगे, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर यू, कि ये एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है और ये आपको अच्छे नंबर भी दे देंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन GIC मेन के लिए है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का तरीका क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान मिलती रहेगी इस पूरी वीडियो में। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। 75 मार्क्स का सेक्शन बी आना है और सेक्शन बी 75 मार्क्स में सभी कंपलसरी क्वेश्चन कर दिए गए हैं। इसमें एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें इंटरनल चॉइस तो है लेकिन एक्सटर्नल कोई चॉइस अलग से नहीं दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिफाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड डिस्क्राइब हाउ फॉर द वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाउ इज सच चेंज एक्सप्लेन्ड। यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इस बात को पूरा एक्सप्लेन भी करना है आपको और आपको ये भी बताना है कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में मोलर कंडक्टिविटी का इफेक्ट क्या रहेगा और इसके साथ आपको बताना है कि इसमें चेंज जो है वो किस तरीके से होगा। इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो इस क्वेश्चन पे मान के चलिए कि आपको पूरा अपनी ताकत लगा देनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आएगा और आने की संभावना भी इसकी ज़्यादा है और आप बिल्कुल तैयार रहिए कि एग्ज़ाम हो या ना हो ये बात अलग है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए क्योंकि किसी भी समय आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये सब बातें आपको जानकारी में मिल जाएंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अ वोल्टेक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक वोल्टेक सेल को 25 डिग्री सेल्सियस पे सेटअप किया गया है विद द फॉलोइंग। हाफ सेल दे रखा है Ag पॉजिटिव 0.001 मोलर एंड यहाँ पर डबल लाइन आनी चाहिए Ag एंड अच्छा ठीक है, सिंगल लाइन ठीक है यहाँ पर। इसके बाद आपका कॉपर का दिया हुआ है, ये बीच में सेपरेशन ऐसे करके मान लीजिए एंड की जगह ऐसे लगा सकते हैं आप, इसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है। व्हाट वुड बी द वोल्टेज ऑफ द सेल, सेल के वोल्टेज क्या होंगे, यानी सिंपल सा ही पूछना जो चाह रहा है वो पूछना ई सेल चाह रहा है। अगर आप ई सेल सही से एक्सप्लेन कर देंगे तो फार्मूला आपको पता ही रहा होगा कि ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग इनिशियल मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको सॉल्व करने से पहले इसकी इक्वेशन जरूर बना लीजिएगा क्योंकि अगर आप जब तक इक्वेशन नहीं बनाएंगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। और दोनों रिडक्शन पे ही वैल्यूज दे रखी है, इसलिए वैल्यूज को भी आप थोड़ा सा इनकी जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट रिएक्टेंट इनको भी आपको देख करके चेंज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीका अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप जरा सी भी इसमें माइनस प्लस का जो साइन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लस माइनस साइन पे ही नंबर यहाँ पर मिलेंगे आपको, प्लस माइनस साइन से ही नंबर कटेंगे। स्टेट द रिलेशनशिप अमंगस्ट द सेल कांस्टेंट ऑफ ए सेल, यानी इनका रिलेशन आपको एक्सप्लेन करना है। रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन,
how is molar conductivity of a solute related to the conductivity of solution? Again very very important question for you. ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, इसको चेक भी कराना पड़ेगा, कारण ये कि इसमें बहुत कुछ पूछ लिया है। स्टेट द रिलेशनशिप अमंग द सेल कांस्टेंट ऑफ सेल, किसी भी सेल का जो सेल कांस्टेंट है उसका जो रिलेशन है वो पूछ लिया गया है। और उसके बाद ये भी पूछा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी से ये रिलेट कैसे कर रहा है, और ये मोलर कंडक्टिविटी से इसका रिलेशन होता क्या है, ये बात भी इसमें पूछ ली गई है, तो इसको आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बी पे आ जाते हैं। वोल्टेक सेल इज सेटअप 25 डिग्री सेल्सियस पर वोल्टेक सेल सेटअप किया गया है, और इस सेल को अगर हम देखें तो पूरा सेल इन्होंने बना करके भी दे दिया है, बनाने के बाद जो है वो वैल्यूज भी कंसंट्रेशन दे रखी है, नो प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन आपको मिलेगी यहाँ पर। और अगर आप इस कंसंट्रेशन को देख रहे हैं तो इससे आपको ई नॉट सेल भी दोनों के दिए हैं, तो सिंपल यू कैन अप्लाई द फार्मूला इज ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, मीन्स वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन जरूर बना लिया करिए, क्योंकि रिएक्शन बनाने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी किधर एल्युमिनियम आएगा किधर निकल आएगा, ये सब बातें आपको पता रहेंगी। और बाकी अगर आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत लगे, इनके आंसर्स डिस्कशन करना है, तो आंसर्स भी आप इस मोबाइल नंबर पर डिस्कशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको ब्लिंक हो रहा है, आप देख लीजिए मोबाइल नंबर ये आपके सामने है, यहाँ पर लाता हूँ, आप देखिए ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। उस मोबाइल नंबर पे आप लिंक यानी कि अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। ये नहीं कि ये मत डालिएगा कि सर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सॉल्व करके डालिएगा। नंबर दोबारा मैं यहाँ पर नोट किए दे रहा हूँ, 9473702711। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन इस पर कॉल नहीं जा पाएगी, ध्यान रखिएगा, कॉल नहीं करिएगा, आपको केवल इस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये है, यहाँ से शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7th क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होती है, इसको बताना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल के साथ में बताना है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। राइट द नेक्स्ट इक्वेशन, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है पिछले पे, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, क्वेश्चन पैटर्न वही है, लेकिन ये वैल्यूज अलग अलग हो गई हैं, तो इनको आप करिएगा जरूर सेम बिल्कुल। इससे पहले भी क्वेश्चन एक आ चुका है, हालांकि 2 क्वेश्चन एक से नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि गिव द रीजंस वाले क्वेश्चन जरूर तैयार करेंगे, और अधिकतर ये क्वेश्चन मिलने के जो चांस है या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे, और या फिर आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से मिल जाएंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से भी मिल सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। देख पढ़ लीजिएगा, निकल साइनाइड का जो कंपाउंड है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, जबकि निकल कार्बोनिल का कंपाउंड टेट्राहेड्रल होता है। क्यों? FeCN का होल 6 4 नेगेटिव डायमैग्नेटिक है, जबकि FeCN का होल 6 ट्राई नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट नोन, जबकि FeF6 ट्राई नेगेटिव कलरलेस होता है और FeF6 ट्राई नेगेटिव कलर्ड होता है। क्यों होता है? ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, यानी आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके सॉल्व करेंगे जरूर। जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसको सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं इस क्वेश्चन को। फॉर द इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे आप, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है कि PCl5 और उसके बाद ये वैल्यू दे रखी, Kc की वैल्यू दे रखी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से बना होगा यहाँ पर, और ये Kc की वैल्यू तो डेल्टा G पूछा है, तो अब आपको फार्मूला लगाना है, R भी दिया है, कोई हर चीज दे रखी है, आपको बिल्कुल फार्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इससे जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है, और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना दे रखा है, 1.420 मिलीग्राम 10 ml वाज वाटर, इतना प्रेशर दे रखा है, ये वजन दे रखा है, ये आपका वॉल्यूम दे रखा है, और कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट
कंपोनेंट आपको सिंपल सा फार्मूला लगाना है, मोल पर लीटर। ये पर की जगह पीडीएफ बनाते समय जो है वो यहाँ पर माइनस आएगा, साइन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी माइनस साइन होगा, यहाँ पर भी माइनस साइन होगा। इस वैल्यूज को आप चेंज लिख लीजिएगा सही से। सॉल्यूशन ऑफ द ग्लाइकोल कंटेनिंग 1.82 ग्राम ऑफ द ग्लाइकोल पर लीटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अगर आप एक बार मेरे पास भेज देंगे तो मैं इनके आंसर्स भी आपको चेक करके बता दूंगा कि इनके आंसर्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार मैं रिमाइंड आपको किए दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप जरूर एक बार कोशिश करें कि इनके आंसर्स कैसे आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है। ठंड बहुत है, चाय मेरे साथ पीजिए एक अच्छी सी, क्योंकि इस समय ठंड में अपने आप को बहुत सेफ करना ये भी बहुत ज़रूरी है। ठंड से बच के रहिए, क्योंकि 6 फरवरी का एग्ज़ाम अगर होता है तो उस दिन भी बहुत मौसम ठंडा होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा अपने आप का, अपनी सेहत का, और वैक्सीनेशन भी कराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एट what are the intermolecular forces existing in water, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाटर में कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, अमोनिया में कौन से करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में कौन से करते हैं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश भी की गई है, वो भी आप देखें। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज that are changed due to the force, यानी अगर हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें होती है तो इनका कौन सी प्रॉपर्टी इनकी चेंज हो जाती है, इस बात को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। आईपीसी नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इससे पहले भी आए थे, वो भी आपको बताए गए थे, और ये भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया जा रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीसी नेम है, इनको आप जरूर प्रैक्टिस, कम से कम 50 नाम तो प्रैक्टिस कर ही डालिए, उनमें से उम्मीद है कि आपको 2-3 मिल जाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या है। देखिए क्या होता है कि पोस्टुलेट्स अगर आप लिखना चाहते हैं और पोस्टुलेट्स अगर आप लिखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप उनके जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको वाकई में इंडिकेट करना चाहिए, वो पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लीजिए, क्योंकि अगर उन पॉइंट्स को पहले डिस्कशन करेंगे तो फिर करेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन सी में चल लेते हैं। सेक्शन सी 100 मार्क्स का होगा, इसमें भी सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि पेपर में आपको इंटरनल चॉइस मिलने चाहिए। इंटरनल चॉइस मीन्स अंदर और लगे होने चाहिए, क्योंकि कहीं भी फुल चॉइस का ऑप्शन जो है आयोग ने नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंटरनल चॉइस मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे ये सेक्शन सी में, है ना। इसमें सेक्शन सी में क्वेश्चन ज़्यादा है, 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन 10 नंबर में जाएगा। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द distance between Na positive and Cl negative ion in NaCl crystal if its density is 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास दिया हुआ है NaCl का और एवोगैड्रो नंबर भी दे रखा है, तो लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर पहले आप ए निकाल लीजिएगा और उसके बाद रेडियस, यानी कि ए ही निकालना है, रेडियस नहीं निकालना है। ए निकल आएगा तो फिर आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ द रेडियस, रेशियो फॉर एन, ये रेशियो है फॉर ए टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड, यानी टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस रेशियो यानी आर अपॉन कैपिटल आर जो होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनसे समझ सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन का भी फार्मूला आपको पता लग जाएगा कैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसलिए अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कैलकुलेशन हो पा रही है तो आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सॉलिड चैप्टर में आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, क्या है गिव रीजन, देखते हैं कि एज कंपेयर्ड टू द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज
शो मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जीआईसी मेन एग्जामिनेशन। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टीज को बताना है और ये बताना है साथ में कि ये फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है क्यों, यानी कि शो द मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, कितनी बढ़िया मेटल बॉन्डिंग हो रही है इनके बीच में, ये बात आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, एक रीजन के साथ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी ये नंबर आपको मिल पाएंगे। अदरवाइज आप सोचें कि बहुत नॉर्मल वे में एक्सप्लेन कर दें और नंबर मिल जाए, तो शायद ये पॉसिबल नहीं। ये जो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन वो चीज आप बताएं। एलिमेंट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव द सिमिलर रेडियस, यानी कि जो 3D सीरीज है और 4D सीरीज, यानी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है फर्स्ट, देखिए फर्स्ट को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं 3D, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं 4D, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं 5D और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं 6D। बात यहाँ पर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की हो रही है, तो यानी कि सेकंड और थर्ड का मतलब ये वाली 4D और 5D की बात कर रहा है। सिमिलर रेडियाई है इनका, क्यों है ये बात आपको बतानी पड़ेगी, और इनमें कौन सा रूल लागू हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब चीजें आप बता देंगे और एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा पूरी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, इसी का पार्ट 12 का। द यूनिपॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल आयन हैव डी कॉन्फिगरेशन। क्वेश्चन समझ पाए? द यूनि पॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल आयन हैव द डी कॉन्फिगरेशन। अगर आप इसे समझ पाए हो तो बताइएगा, न समझ पाए हो तब भी मुझे बताइएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस बात को आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन स्कैंडियम सेकंड इज वर्चुअली अननोन। स्कैंडियम सेकंड, आपने स्कैंडियम थर्ड तो सुना होगा कि SC थर्ड जो होता है वो पॉसिबल है, क्यों है ये बात आपको पता है, लेकिन सेकंड नहीं होता, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये चीज आप एक्सप्लेन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, यानी एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर आपको रीजन के साथ में एक्सप्लेन करना है कि ज़ेनॉन फॉर्म्स द कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेता है, फ्लोरीन के साथ बना लेता है, क्यों बना लेता है ये रीजन आपको यहाँ देना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, साइज स्मॉल है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, ICl मोर रिएक्टिव है I2 से, इस बात का भी एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से हमारे साथ देखते रहिए, तो आपको जरूर ये पता लगेगा कि क्वेश्चन पैटर्न क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। XeF6, यानी कि यहाँ पर इसे ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है, और यहाँ पर XeF4, यानी यहाँ पर वाटर ऐड होना चाहिए, मेरे हिसाब से वाटर ऐड होना चाहिए, तो इसमें आप वाटर ऐड कर लीजिए। अब दोनों की रिएक्शंस क्या होंगी इस बात को आप प्रूफ कर दीजिएगा, कंप्लीट कर दीजिएगा रिएक्शंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाइएगा। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि हाउ वाटर इज लिक्विड while H2S is gas at room temperature. What is the reason behind it? इस बात को भी आपको लेना पड़ेगा कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों होता है, पता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है, और डायग्राम के साथ में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो भी कर देंगे ना, तो आपकी जो मार्किंग है उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, 100% नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। सल्फर हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ द कैटिनेशन देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में उतनी कैटिनेशन पावर नहीं है जितनी पावर सल्फर में होती है, इस बात को आपको प्रूव करना पड़ेगा। फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। अगेन वेरी वेरी, ये क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं कि यहां से मिलना चाहिए आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दें, जो ये सी वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 क्या कह रहा है? गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इनके आंसर आपको देने SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है, पता है आप पढ़ाते भी होंगे, 12th क्लास अगर आप पढ़ा रहे हैं तो 12th क्लास के बच्चों को आप SN1 SN2 जरूर पढ़ाते होंगे, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी पढ़ाते होंगे, तो पढ़ा दीजिए, यानी इन्हें भी पढ़ा दीजिएगा कि एक मैकेनिज्म है क्या इसकी। सिंपल क्वेश्चन। रिटेंशन इन्वर्जन क्या होता है ये भी आप, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन से उठाया गया क्वेश्चन है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को, ये चीज भी आपको
इस वीडियो में ध्यान रखनी है कि इनके क्वेश्चंस अगर आप लिख करके मुझसे चेक कराएंगे तो आपको जरूर पता लगेगा इनके आंसर कितने होने चाहिए, कितनी वर्डिंग होनी चाहिए, कहाँ पर अप टू द मार्क है या नहीं है, ये पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा उससे पहले। लेकिन आप इनको लिख के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पे आते हैं कि ए पार्ट कह रहा है कोगुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू द कोलाइड। FeOH के होल थ्राइस में NaCl मिलाते हैं, लेकिन अगर FeCl3 मिला दें तो बेटर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि NaCl से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो क्यों होता है, रीजन आपको बताना पड़ेगा। बी पार्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पेप्टाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्टाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड नंबर, एंड देन एक्सप्लेन टिंडल इफेक्ट। यानी कि ये चार वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों वर्ड यानी इन द सेंस चारों शॉर्ट नोट आपको एक्सप्लेन करने हैं, और चारों शॉर्ट नोट आपको अच्छे से इसलिए आते होंगे क्योंकि ये 12th क्लास में भी आप पढ़ाते होंगे डायलिसिस। लेकिन क्या होता है कि जो लैंग्वेज आयोग मांगता है, जो लैंग्वेज यूपीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, अगर वो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, लेवल मेंटेन कर लेते हैं, तो वो ये गोल्ड नंबर एक 12th का बच्चा भी डिफाइन करेगा, गोल्ड नंबर एक बीएससी का बच्चा भी डिफाइन करेगा, गोल्ड नंबर एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा भी डिफाइन करेगा। तो लेकिन आप उससे बेटर कैसे डिफाइन कर पाएंगे, ये चीज यहाँ मायने रखेगी। ये यहाँ पर न सोचिएगा कि नहीं साहब ये 12th में है तो ना उसी हिसाब से, लेकिन ना आप जिस लेवल पे जा रहे हैं उस लेवल को एक्सप्लेनेशन आपको उस लेवल का देना पड़ेगा कि नहीं साहब हम आयोग में एग्जाम देने आए हुए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाउ कैन यू प्रिपेयर। ये सिंपल कन्वर्जन्स हैं, इनके बेस पे बहुत सारे कन्वर्जन आप कर लीजिएगा। कन्वर्जन की ट्रिक, कन्वर्जन का प्रोसेस, कन्वर्जन का मेथड मैंने इससे पहले जो वीडियोस डाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें बताया हुआ है, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये बी पार्ट है, ये डी पड़ गया है, ये बी पार्ट है, और बी पार्ट में राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटाइन डाइक्रोमेटाइन। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें कलर भी जरूर बताइए, क्रोमेटाइन का कलर कैसा होता है, डाइक्रोमेटाइन का कलर कैसा होता है। ये कलर भी अगर आप बता देंगे ना तो फिर आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि ड्रॉ एनी टू स्ट्रक्चर्स, यानी दो स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक तो XeO2 यानी कि 4 दे रखे हैं, दो एक्सप्लेन कर लिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा। इसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, डी, अच्छा इसमें भी पार्ट बचे हैं, इसका B, C और D पार्ट है, इनको भी पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इजी हैं, इनको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन से उठाए गए हैं, ये कोऑर्डिनेशन के चैप्टर हैं, और कोऑर्डिनेशन चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मेटलर्जी भी सिलेबस में नहीं है, मेटलर्जी सिलेबस में नहीं तो ये कोऑर्डिनेशन और D ब्लॉक, F ब्लॉक ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए P ब्लॉक से उठाया गया, क्या अरेंज द फॉलोइंग, ये ऑर्डर जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे HF, HCl, इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर का एक्सप्लेन करना है। अमोनिया है ना, आर्सेनिक हाइड्राइड है, PH3 BH3, इनके रिड्यूसिंग करेक्टर के हिसाब से एक्सप्लेन कर देना है। और यहाँ पर इनमें अगर ये दो की जगह हमने देखिए यहाँ पर और भी लगा दिया है कि इनका और भी कर सकते हो, अगर ये दोनों नहीं करना चाहते हो तो ये और कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आप सॉल्व करके देखिए, लिख करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, गलती कहीं पर ना हो, टेम्परेचर मेंटेन रहे, की फेवरेबल कंडीशंस भी मेंटेन रहे, इन बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर इस और का नहीं होना चाहिए, इसे कट कर देते, नहीं देखे कि क्या कह रहा है, 19 में और लगा है क्या, नहीं 18 में, 19 में और है, ठीक है ना। अब ये 19 क्वेश्चन है, ये 19 क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कंप्लीट इन रिएक्शंस को आपको कंप्लीट कर लेना है। इन रिएक्शंस की कंप्लीशन क्या होगी, इनके यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सप्लेन एनी 5, ये F ब्लॉक में भी गया, P में सबसे मिलाकर के क्वेश्चन बनाया गया है कि LaOH का होल थ्राइस इज मोर बेसिक देन LeOH का होल थ्राइस, अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3, H3PO3 इज मोनो बेसिक। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर कंपटीशन में लगभग आ ही जाता है ये क्वेश्चन। ऑल द बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। PCl3 फ्यूम्स इन एयर, NCl3 डज नॉट, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। इस कैटेगरी के और बहुत सारे क्वेश्चन आपको जहां भी मिल जाए वहां से सॉल्व करिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन तब तक करते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10⁻³ है ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये 8 नहीं है, ये साइमन है, ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपको करना भी चाहिए, इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको मिल जाए वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% इन 10 टाइम्स। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है साहब, ये एनसीईआरटी से उठाया गया, तो ये क्वेश्चन भी जरूर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 20 में और लगाया गया है, और 20 में और क्या कह रहा है वो देखिएगा। देखिए इसका और ये पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन ये वाले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर अगर आप लगाएंगे तो हम समझेंगे वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए हाइड्रोलाइज्ड, अगर व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन केन शुगर इज हाइड्रोलाइज्ड by the dilute nitric acid। cane sugar is hydrolyzed oxidized by the concentrated sulfuric acid। अच्छा क्वेश्चन है दोनों, है ना। what are the products formed when chlorine gas is bubbled through the acetic acid। यानी ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि कारण सिर्फ इतना है कि अगर आपका एग्जाम होता है तो आप रेडी रहेंगे, नहीं भी होता है तो आपकी तैयारी चलती रहेगी। इसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय है, केबीएस है, इसके बाद के आपका यूपी पीजीटी है, इन सभी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगातार हम आपके साथ रहेंगे। और आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि 6 फरवरी की तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। और इस ठंड के माहौल में आप जाने रहे कि इधर उधर जाना है, अपने आप को कोरोना से बचाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप तैयारी में कोई कसर न रहे और आपके स्वास्थ्य में भी कोई गड़बड़ी ना होने पाए। फिर हम आपको मिलेंगे, इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि 6 फरवरी को होने वाला एग्ज़ाम जो अगर होता है तो फिर आपकी तैयारी बरकरार रहे। थैंक यू।